हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड समावेशी शिक्षा के बहुविकल्पी प्रश्न को बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पवन सीरीज़ का सेकेंड पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, ब्रेल लिपि उपयोगी है। तो ब्रेल लिपि किस लिए उपयोगी है? तो सबसे पहले हम ब्रेल लिपि के बारे में जान लेते हैं कि ब्रेल लिपि होती क्या है। देखिए, ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि एक उभरे हुए 6 बिंदुओं की एक ऐसी लिपि होती है जिसको छू कर हम पढ़ते हैं या लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ने लिखने के लिए हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम इसको देखकर ही पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम छू कर पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, जो ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो सन 1937 में एक दृष्टिहीन व्यक्ति लुई ब्रेल ने किया था। लेकिन इस लिपि को मान्यता जो है वो लुई ब्रेल के मरने के बाद ही मिली थी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ब्रेल लिपि क्या होती है। तो ब्रेल लिपि क्या होती है? एक उभरे हुए 6 बिंदुओं की लिपि होती है। ठीक है, जिसको हम छू कर या स्पर्श करके पढ़ते या लिखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेल लिपि की उपयोगिता किस लिए होती है। दृष्टिबाधितों के लिए या श्रवणबाधितों के लिए या अस्थिबाधितों के लिए, या उपयोग में से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया कि इसको छू कर स्पर्श करके पढ़ते हैं या लिखते हैं तो क्या होता है। तो ब्रेल लिपि का उपयोग किस लिए किया जाता है? दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है, यानी जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। हम पिछड़े बालक की पहचान करने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं? सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत बुद्धि परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो क्या होता है, पिछले बालक में क्या होता है, इसमें जो पिछड़े बालक के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकी जो सीखने की क्षमता जो होती है वो बहुत ये कम होती है। ये बहुत धीमी गति से क्या होती है, बहुत धीरे धीरे ये सीखते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, जो व्यवहार संबंधी इनके अंदर जो समस्याओं की अभिव्यक्ति इनके अंदर पाई जाती है, इनके जीवन में निराशा का अनुभव होता है। ठीक है, और ये समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है पिछड़े बालकों की विशेषताएं जो होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पिछड़े बालक की पहचान, अब हम कैसे पिछड़े बालक की पहचान करेंगे? तो ये हम कैसे कर सकते हैं? समान बुद्धि परीक्षण के द्वारा, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, या नैदानिक परीक्षण के द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो हम सभी के द्वारा पिछड़े बालक की पहचान कर सकते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं, और नैदानिक परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उसके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ये कथन किसका है? गर्डन का, वॉलमैन का, ब्राउन का, या क्रॉनवेल का? तो यह कथन हमारा है वॉलमैन का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो इसमें से कौन सा सही है? वी एन दास के अनुसार जो वंचित बालकों का लक्षण वो नहीं है, तो इन्होंने कौन सा लक्षण नहीं बताया है? इन्होंने कहा है कि उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। ठीक है, जो बाल अपराधी बालक होते हैं उनके उपचार की विधि क्या होती है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, या परिवीक्षीय विधि, या उपरोक्त सभी। तो जो हमारे बाल अपराधी बालकों के जो उपचार की जो विधियां होती हैं, ये तीनों विधियां होती हैं। इसका मतलब इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, या विकलांग बालक। तो विशिष्ट वर्ग के बालक कैसे नहीं होते हैं? विशिष्ट वर्ग के बालक जो होते हैं वो सामान्य बालक नहीं होते हैं, बल्कि वो किस तरीके के बालक होते हैं? वो प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और विकलांग बालक कहलाते हैं, यानी अलग अलग वर्ग के बालक ये होते हैं। लेकिन सामान्य बालक जो होता है वो विशिष्ट वर्ग में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। तो मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपी टेट में भी आया हुआ है प्रश्न है।
इसको ध्यान दीजिएगा। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? स्किनर, पावलाव, फ्रायड या थॉर्नडाइक। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है? फ्रायड हैं। कौन है? सिगमंड फ्रायड जी हैं। ठीक है, इन्हें मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कहा गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने व्यक्ति के अचेतन मन पर अध्ययन किया है। किस पर किया है? व्यक्ति के अचेतन मन पर अध्ययन किया है। ठीक है, अचेतन मन पर अध्ययन किया है। ठीक है, इन्होंने व्यक्ति के अंदर दबी हुई मार काट, ठीक है, और अतृप्त इच्छाओं को बताया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। तो प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि कौन कौन सी है? गतिवर्धन विधि, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम विधि, विशिष्ट कक्षाएं या उपयुक्त सभी। तो एक प्रतिभाशाली बालक के लिए जो शिक्षण विधि होती है वो गतिवर्धन भी होती है, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम पर आधारित भी होती है और विशिष्ट कक्षाओं में होती है। ये आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो मैं आपको जो टर्मन की जो बुद्धि लब्धि का जो उनकी सारणी है मैं उसको आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो टर्मन के अनुसार 140 से अधिक, 120 से 140 और 110 से 120 या 90 से 110। तो टर्मन के अनुसार जो सामान्य बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। CAT परीक्षण क्या पूछा है? CAT यानी ये पूछा है CAT परीक्षण बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए या वयस्कों के लिए है या पशुओं के लिए है? तो आपका जो CAT जो परीक्षण है वो हमारा बच्चों के लिए है। किसके लिए है? बच्चों के लिए है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थित है। यानी मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में या मेरठ में? ये भी यूपी टेट का महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके DLED में भी आता है, तो इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश स्थित है, कहाँ स्थित है मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश? इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, ये कथन किसने कहा है? CV गुड का, आर्थर J जोन्स का, मैथ्यूसन का या JM ब्रीवर का? तो जो व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देश जो करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा है आर्थर J जोन्स का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो निर्देशन का क्या प्रकार नहीं है? शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। तो निर्देशन का प्रकार नहीं है। निर्देशन का प्रकार जो है वो लिखित निर्देशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। यानी निर्देशन और परामर्श देने का जो काम है वो किससे शुरू होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या विद्यालयी स्तर पर? तो जो हमारा निर्देशन या परामर्श देने का जो काम होता है वो कब शुरू होता है या कब शुरू होना चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर शुरू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका परामर्श से संबंधित उपकरण है। संक्षिप्त अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण या उपयुक्त सभी। तो परामर्श से जो संबंधित जो उपकरण है वो क्या है? जो परामर्श से संबंधित उपकरण जो हैं, तो जो परामर्श से संबंधित उपकरण हैं वो हैं उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए कौन सी उपयोगी होती है? यानी कि कौन सी शिक्षा उपयोगी होती है जो चुनौतीग्रस्त बालक होते हैं? तो उनके लिए कौन सी शिक्षा उपयोगी होती है? विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बाल शिक्षा या एकल शिक्षा? तो जो हमारे चुनौतीग्रस्त बालक होते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा यानी कि विशिष्ट शिक्षा जो है जरूरी होती है, उपयोगी होती है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत होते हैं प्रतिभाशाली और चुनौतीग्रस्त बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, प्रतिभाशाली बालक या शारीरिक रूप से कमजोर बालक। तो आपको पता है जो विशिष्ट बालक के जो अंतर्गत आते हैं वो हमारे विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन से आते हैं? प्रतिभाशाली बालक और चुनौतीग्रस्त बालक आते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो सामान्य बुद्धि बालकों के स्तर पर बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 109, 80 से 90, 120 से 129 या 111 से 119। तो सामान्य बुद्धि के स्तर के बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 109 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा उचित कहाँ पर होता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए उचित होता है, या सामान्य बालकों के लिए, या पिछड़े बालकों के लिए, या सभी बालकों के लिए उचित होता है। तो आपको पता है जो उपचारात्मक शिक्षण विधि का जो उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा सामान्य बालकों के लिए उचित होता है। ठीक है, सॉरी, जो हमारे जो उपचारात्मक शिक्षण विधि का जो उपयोग है वो उचित होता है पिछड़े बालकों के लिए। ठीक है, किस बालकों के लिए उचित होता है? पिछड़े बालकों के लिए उचित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि होती है। यानी कि जो देख नहीं पाते, यानी जो अंधे बालक होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वो उन्हें हम दृष्टि दोष बालक कहते हैं। ठीक है, तो दृष्टि दोष से ग्रस्त जो बालक होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए कौन सी उपयोगी लिपि होती है? क्रेप लिपि, ब्रेल लिपि, विमरेल लिपि या कृष लिपि। तो आपको पता है जो दृष्टि दोष से ग्रस्त बालक होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि बहुत उपयोगी लिपि होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है, कोहलर को कहा जाता है, टिश्नर को कहा जाता है, या विने को? तो विने को क्या कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष या कठोर अनुशासन। तो जो हमारे अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य में जो बाधा डालने वाले कारक होते हैं उनके अंतर्गत क्या नहीं आता है? उनके अंतर्गत नहीं आता है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, जब क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य, अगर आपके शरीर में कोई दोष है, यानी शरीर में दोष का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कुछ परेशानी है, आपको फीवर आ गया है, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या होता है उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब भी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। या आप कोई पारिवारिक संघर्ष, यानी आप परिवार में कोई परेशानी है तो भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। या किसी के कठोर अनुशासन के कारण भी आपका मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डाल सकता है। लेकिन आप अगर किसी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, किसी से अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य में जो बाधा है वो डालने से रोक देगी। यानी आपके मानसिक स्वास्थ्य में कोई बाधा नहीं आएगी अगर आप अच्छे से रह रहे हैं, या आपसे कोई प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहा है, या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर रहा है। तो यही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, फिर से आपका वही प्रश्न आया है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया है कि कहाँ स्थित है, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद या लखनऊ। तो मैंने अभी आपको बताया था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है? ग्राफ शीट, ब्रेल स्लेट, ध्वनि रहित कैसेट या टेलर फ्रेम। तो आपका ऐसा जो है, जो दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है वो होता है ग्राफ शीट। ठीक है, आप ग्राफ शीट देकर क्या होता है, जब बच्चों को दिखाई ही नहीं देगा तो वो ग्राफ शीट पर आपको क्या ग्राफ बनाएगा? ठीक है, तो आपका ग्राफ शीट दृष्टिबाधित बालकों के शैक्षिक उपकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? यहाँ पर होगा किस माध्यम से दी जाती है, किस माध्यम से दी जाती है। ठीक है, किस माध्यम से दी जाती है? तो किस माध्यम से दी जाती है? वार्तालाप के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, या गीतों के माध्यम से। तो क्या होता है, परामर्श में जो व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए जब कोई सहायता दी जाती है तो उसका माध्यम क्या होता है? आप किसी को वार्तालाप के माध्यम से ही तो उसके समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई चित्र दिखाकर कर देंगे कि देखिए चित्र में देखिए इस तरीके से समस्या समाधान हो रहा है, या कोई कहानी सुना दी। ठीक है,
या कोई गीत सुनाकर आप किसी की समस्या का समाधान नहीं करते हैं। आप किसी की समस्या का समाधान तभी कर सकते हैं, किसके द्वारा? वार्तालाप के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, उसको समझाकर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सभी आते हैं। प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, ये सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है। तो आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? कौतूहल, दूसरों के साथ लड़ना, विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन। तो प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत क्या नहीं है? अब आप दूसरों के साथ लड़कर तो प्रतिभाशाली बालक बन नहीं सकते हैं, तो सबसे बड़ा यही संकेत है कि प्रतिभाशाली बालक होने का सबसे बड़ा संकेत नहीं है कि दूसरों के साथ आप लड़कर एक प्रतिभाशाली बालक नहीं कहलाएंगे। कि आप दूसरों से लड़ने में तेज हैं तो आप एक प्रतिभाशाली बालक हैं, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक वे हैं जिनका बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, जिनके सीखने की गति धीमी है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है जो पिछड़े बालक होते हैं वे कैसे होते हैं? पिछड़े बालक जो हमारे होते हैं, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पिछड़े बालक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विकृत बालकों को बनाना चाहिए। तो विकृत बालकों को क्या बनाना चाहिए? परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या होता है? विकृत बालकों को कैसा बनाना चाहिए? आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। परिवार पर और सरकार पर निर्भर नहीं बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस एवं फ्रांस में, जापान एवं चीन में। तो जो समावेशी आवासीय संस्थाएं हैं ये कहाँ बनाई जाती हैं? ये अमेरिका और ब्रिटेन में बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए विशेष विद्यालयों में, अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ, विकसित पद्धतियों के माध्यम द्वारा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उन बच्चों की जो शिक्षा होती है वो सभी यानी अन्य सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिए। यानी प्रतिभाशाली वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक में नहीं रखना चाहिए, या सामान्य बालक को अलग रखे, या मंदबुद्धि वाले को अलग रखे, ठीक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सभी के लिए शिक्षा एक समान है, तो सभी को एक समान शिक्षा देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा जो है वो अन्य सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि किससे कम होती है? उनकी बुद्धि लब्धि औसत बालक से कम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें रुचि अभिप्रेरणा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मंदित बालकों की जो शिक्षा होती है उन पर सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए? उनकी रुचियों पर और उनकी अभिप्रेरणा दोनों पर ध्यान देना चाहिए। कि यानी जो मंदित बालक होते हैं तो ये देखना चाहिए कि वो बच्चे किस विषय में रुचि ले रहे हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, ना कि उनसे बुरा व्यवहार करना चाहिए, बल्कि उनको वो किस सब्जेक्ट में रुचि ले रहे हैं उनके रुचि के अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पिछड़े बालकों के प्रकार होते हैं सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो पिछड़े बालकों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन, यानी कि आपका जो उत्तर है वो है सा, आ और बा दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपवंचित बालकों के प्रकार हैं सामान्य रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित और उपरोक्त सभी। तो जो अपवंचित बालक होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? वो होते हैं सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से भी वंचित होते हैं। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है या कथन किसका है? तो जो अपवंचक बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की जो न्यूनता है यह कथन वोलमैन ने, गार्डन ने, जॉन जरोली मैक ने, या कोई नहीं। तो इस कथन को हमारे गार्डन ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर, या निःशक्त बच्चे पर। तो आपको पता है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू हुआ है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू हुआ है।
बच्चों की नियमित उपस्थिति के कारण लागू हुआ है और निःशक्त बच्चों के लिए लागू हुआ है, लेकिन 14 से 18 आयु के बच्चों के पर लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? यानी किस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा के समय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि बाधित बच्चों के लिए श्रवण बाधित, मूक बाधित या मंद बुद्धि। तो आपको पता है कि जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनके लिए किया जाता है। तो किस बच्चों के लिए किया जाता है? मूक बाधित बच्चों के लिए, यानी कि जिनको बोलना नहीं आता का मतलब नहीं, जो गूंगे बच्चे होते हैं उनके लिए। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है? तो ये ब्रेल लिपि आपका कितनी बार आ चुका है कि ब्रेल लिपि आपका किस बच्चों से संबंधित है? तो दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया, डिस्मिथिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। यानी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान केंद्र, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है वो प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है वो हमारा मंडल स्तर पर क्या होता है? स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ECEC का पूरा नाम है। ECEC का पूरा नाम क्या है? ECEC का पूरा नाम है विशिष्ट बच्चों को के शिक्षा केंद्र, विशिष्ट बच्चों के विद्यालय और बा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ECEC का पूरा नाम जो है वो होता है कि विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। ठीक है, एग्जेप्शनल सेंटर सॉरी नाम नहीं याद आ रहा सही से। तो ये विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं। तो मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख क्या कार्य हैं? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य और उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य जो हैं वो हैं उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दृष्टि बाधित बालकों के लिए लिपि होती है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। अब आपको याद हो गया होगा कि जो दृष्टि बाधित यानी जो आप देख नहीं पाते हैं उन बालकों के लिए जो लिपि होती है वो कैसी होती है? ब्रेल लिपि होती है। आगे बढ़ते हैं, वाणी बाधित बालकों का संबंध किससे होता है? यानी वाणी जो बोल नहीं पाते यानी जो गूंगे बच्चे होते हैं उनके लिए जो बालकों का संबंध होता है वो किससे होता है? श्रवण बाधित, भाषा बाधित, अधिगम असमर्थी या उपरोक्त सभी। तो ये क्या होता है? श्रवण बाधित होते हैं, ठीक है, भाषा बाधित या फिर अधिगम असमर्थी या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो वाणी बाधित बालकों का जो संबंध होता है वो सभी से होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो गूंगे बच्चे होते हैं तो वो सुन भी कम पाते हैं यानी बहरे भी होते हैं गूंगे होने के साथ साथ। भाषा का कौशल कैसा होता है? बोलना, पढ़ना, लिखना या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है भाषा का कौशल कैसा होता है? भाषा का कौशल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सुबोपली। सुना होगा ना आपने, सुबोपली। एक सेकेंड, क्या होता है? सुबोपली। ठीक है, सुबोपली यानी सु से मतलब होता है सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। तो भाषा जो है वो भाषा का कौशल जो है 4 प्रकार से होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आपका आंसर क्या है? बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना भी होता है, तो उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। तो जो गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता जो होती है वो होती है 2/20। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना आचार्य रामवरण द्वारा या आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान जो शाला है वो इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि
एक्यूरी होती है? 5 से 10 फीट, 20 से 70 फीट, 10 से 15 फीट या 15 से 20 फीट? तो कितनी होती है? 20 से 70 फीट होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है, यानी कम जो श्रवण बाधित बच्चों का जो डेसिबल होता है वो कितना होता है? यानी कि जो श्रवण बाधित बच्चे जो थोड़े कम होते हैं, यानी जिनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है, तो उनका डेसिबल कितना होता है? 20 से 40 डेसिबल, 30 से 15 डेसिबल, 35 से 51 डेसिबल या इनमें से कोई नहीं। तो जो जो कम श्रवण बाधित बालकों का जो डेसिबल स्तर होता है वो होता है 35 से 51 डेसिबल। अगला प्रश्न है, गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? 90 से 100 या 70 से या 70 से 89 या आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का जो डेसिबल होता है वो होता है 70 से यानी 70 से 89 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानस मंदता का अर्थ है? तो औसत से अधिक मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, विशेष मानसिक योग्यता, इनमें से कोई नहीं। मानस मंदता का जो अर्थ है वो होता है औसत से कम मानसिक योग्यता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वाक दोष के प्रकार हैं? तो वाक दोष के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6, 8। तो वाक दोष के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि या उपरोक्त सभी। तो जो श्रवण बाधितों के जो वर्गीकरण का जो आधार होता है वो डेसिबल पर आधारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मंद बुद्धि या मूक बधिर। तो जो हमारी जो अक्षमता जो होती है जो केवल जन्मजात ही होती है वो होती है मंद बुद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चालिता होती है वातावरणीय अभिप्रेरणा से, मनोसामाजिक कारकों से, आनुवांशिक रचना से या आ और बा दोनों से। तो जो शालिता जो होती है वो हमारी वातावरणीय अभिप्रेरणा से भी हो सकती है और मनोसामाजिक कारकों के द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, तो दा उत्तर सही है, आ और बा दोनों से। अगला प्रश्न है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वो क्या कहलाते हैं? बाल अपराधी, पिछड़े, विशेष या मानसिक रूप से कमजोर। तो जो मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, यानी सामान्य योग्यता वाले बालकों से कम हो जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पिछड़े बालक कहते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।